हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका पार्ट नंबर 5, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे और लिया हूँ किरण पब्लिकेशन से डायरेक्टली। आज से आपको जो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी, वो अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो मेरा जो माइक था पहले वाला वो ख़राब हो चुका था। उसको मैंने अभी अभी मंगवाया है, 2200 रुपये पड़ा है इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले जैसा ही आपको मिलने वाला है क्या साउंड क्वालिटी। अब ज़रा देखते हैं। देखो, जो लोग नए हैं, नहीं जानते कि टेलीग्राम पर ग्रुप है, तो आप सर्च करना, सिर्फ त्रिगीतम लिखना, वहाँ पे आपको मिलेगा त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। दोनों ग्रुप मिलेंगे, दोनों ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर डेली बेसिस पे क्विजेस मिलते हैं। अब ज़रा बात करते हैं इसके बारे में। ये नंबर जो मैं दिया हूँ ये व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर कॉल मत करना जब तक मैं बोलूँ नहीं। और इस पर सिर्फ उन्हीं को व्हाट्सअप करना है जिनको मेरे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, और इसमें थोड़े पैसे देने होते हैं। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि इस चैनल पे कोई भी वीडियो के चार्ज नहीं लगते, सब कुछ फ्री है। लेकिन इसमें चार्ज इसलिए देना होता है क्योंकि जो भी मैं आपको टास्क देता हूं, और टास्क में से ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं, उसके लिए लेता हूं, है ना। और बहुत ही लेजिट है, बहुत ही कम है, बहुत हाई फाई प्राइस नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, 1 साल तक आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, मतलब टास्क ले सकते हो, और इसके बेस्ट पर आप टेस्ट की भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक अच्छे वे में आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो आप इस पर मैसेज करोगे तो क्या करोगे, आप सिंपली लिखना प्रैक्टिस बैच या फिर पर्सनल गाइडेंस। मैं समझ जाऊंगा, आपको प्रोसीजर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ 41 नंबर में क्या बोल रहा है। ये आपका कि दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब क्या है कि कुछ वैसा चीज़ जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करे, टिके रहे, है ना। लास्ट करना मतलब टिके रहना। कौन सा होता है इसका आंसर, ज़रा देख लो। तो यहाँ पर दिया है आपका रेगुलर, तो रेगुलर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि रेगुलर का मतलब तो नियमित होता है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक, अस्थाई, है ना। इसके लिए एक वर्ड भी आ चुका है पहले भी, मतलब ये वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है पहले भी, लेकिन उसका आंसर क्या था देखोगे आप। उसका आंसर था शायद मोमेंट्री, है ना, मोमेंट्री था, या फिर मैं मोमेंट्री वर्ड को डिस्कस किया था। तो ट्रांजिटरी को आप इसी तरीके से भी याद रख सकते हो, मोमेंट्री वर्ड से, मोमेंट्री। ठीक है, मोमेंट्री, यहाँ पर टी के बाद ये भी है। अब ज़रा देखो नेक्स्ट जो है इसका सिनोनिम सिनोनिम इसका एक होता है एफेमरल। एफेमरल, तो इसको भी आप साथ में याद रख सकते हो, EPHEMERL, एफेमरल। तो इन तीनों का मतलब ट्रांजिटरी, मोमेंट्री और एफेमरल, इन सब का मतलब होता है क्षणिक, अस्थाई, शॉर्ट टाइम के लिए जो चीज़ टिका रहे, है ना। अब यहाँ पर है रोटेटरी। रोटेटरी का मतलब तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है घुमाने वाला, है ना, घुमाने से संबंधित, कुछ रोटेट करने से संबंधित। यहाँ पर रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से कह सकते हो, प्योर हिंदी में कहें तो कोश, है ना, कोश कह सकते हो। अब कोश भी नहीं समझते बहुत लोग, तो समझ लो कि इसका मतलब होता है भंडार गृह, है ना, भंडार का घर। मान लिया शादी ब्याह का घर होता है, तो उस टाइम क्या किया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट सामान होते हैं एक भंडार गृह में रखा जाता है, उसको भी बोल सकते हो। तो रेपोजिटरी का मतलब समझ गए। अब जरा देखो वही सारी बातें हैं इसमें भी दिया गया है, क्या कि ट्रांजिटरी का मतलब कंटिन्यूइंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, टेम्पररी जिसको बोलते हो। नेक्स्ट रेगुलर का मतलब है डन और हैपनिंग ऑफन, है ना, नियमित जिसको कहते हैं। रोटेटरी का दिया हुआ है जो रोटेशन से संबंधित हो। रिपोजिटरी का मतलब वैसा प्लेस जहाँ पर स्टोर करके लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ को रखा जाता है। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को बिलीव करने के लिए रेडी रहना, तैयार रहना, वो क्या कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, वो क्रेडुलस, है ना, ये कहलाता है आपका थर्ड नंबर, क्रेडुलस। अब देखो कितना कंफ्यूजिंग है, सारे क्रेडिबल क्रेडिबल से सारा कुछ भर रखा है यहाँ पे, कैसे पकड़ोगे किसका क्या मीनिंग होता है। तो ज़रा देख लो, पकड़ना क्या है, सबको ध्यान में रखना है। क्रेडुलस का मतलब होता है कि हमेशा क्या रहना, तैयार रहना, है ना, किसी चीज़ को बिलीव करने को तैयार रहना। अब जरा देखो यहाँ पर है क्रेडिबल, तो क्रेडिबल का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर इबल एक वर्ड दिया है, तो समझ रहे हो इसका मतलब इबल हो या फिर एबल हो, जिसका मतलब योग्य से संबंधित होता है ना, ऐसा करने योग्य, वैसा करने योग्य, है ना। जैसे मैं कहूँ कि रीडेबल, कोई भी चीज़ रीडेबल है, मतलब क्या, पढ़ने योग्य है ना। तो इसी तरीके से आप क्रेडिबल है, और फिर यहाँ पर इनक्रेडिबल है, तो देखो क्या होता है उसका मतलब। क्रेडिबल, यहाँ पर क्रेडिबल इसका मतलब होता है विश्वास करने योग्य, है ना, विश्वसनीय जिसको कह सकते हो। फिर यहाँ पर इनक्रेडिबल, तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, मतलब विश्वास करने योग्य नहीं, अविश्वसनीय, है ना, विश्वास करने योग्य नहीं। ठीक है,
अब यहाँ पर इनक्रेडुलस है, ये तो क्रेडुलस था, जो किसी भी चीज़ को विश्वास करने पर रेडी रहे उसको क्रेडुलस, और रेडी ना रहे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इनक्रेडुलस। हिंदी में अगर कहो तो इसको कह सकते हैं शक्की व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा क्या करे, शक करे किसी चीज़ को, संदेह करने वाला व्यक्ति को कहेंगे क्या, इनक्रेडुलस। तो यहाँ पर देख लिए किसका क्या मीनिंग होता है। तो याद रखना कि वैसे लोग जो रेडी टू बिलीव एनीथिंग रहते हैं उसको क्रेडुलस पर्सन कह सकते हैं। अब ज़रा देखो, वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, पॉज करके आप लोग देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े भारी भरकम वर्ड्स नहीं इसमें, वरना मैं एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेना। अब ज़रा देखो थर्ड नंबर, यहाँ पर दिया अ 4 फुटेड एनिमल क्या कहलाता है। तो एक ऐसा जानवर जो 4 फुटेड हो, जिसके 4 पैर हैं। तो आप कैसे पकड़ोगे, यहाँ पर तो टेट्रा दे रखा है भाई, टेट्रा का मतलब भी 4 होता है, और क्वाड्रप्ट, यहाँ पर क्वाड्रप्ट है, क्वाड्रप्ट में भी क्वाड्रल एक जो वर्ड होता है उसका भी मीनिंग होता है क्या, 4, है ना। तो आप तो फंस गए बिल्कुल बुरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पिड एक वर्ड है, रूट वर्ड, इसका भी मतलब पैर होता है, पाँव होता है। यहाँ पर भी पॉड दिया तो जिसका मतलब भी क्या होता है, पैर होता है। कैसे समझोगे कौन सा इसका आंसर है ना। तो ज़रा देख लो, सबसे पहली बात कि ये पूछा है कि 4 पैरों वाला जानवर जो है उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात समझो कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, यहाँ पर इसका आंसर होगा क्वाड्रप्ट, है ना। 4 पैरों वाले जानवर को कहेंगे क्वाड्रप्ट। अब टेट्रापॉड क्या होता है भाई, तो टेट्रापॉड का यहाँ पर देख लो डेफिनेशन में क्या दिया है। यहाँ दिया एनी वर्टिब्रेट दैट हैज़ 4 लिम्स और फिर डिसेंडेंट फ्रॉम 4 लिम्ड एंसेस्टर्स, एग्जाम्पल स्नेक, व्हेल एट्सेट्रा, जो भी बोला है ये। तो सबसे पहली बात समझो कि यहाँ पर वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 4 पैरों वाला जानवर, है ना, या फिर आप कह सकते हो पक्षी, समझ रहे हो। तो ऐसा जीव, सबसे पहली बात यहाँ पर एनिमल है, ध्यान देना, यहाँ पर 4 पैरों वाला जानवर के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ दिया क्या है, वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट का मतलब ऐसा जीव होता है जिसके रीढ़ की हड्डी होते हैं, है ना, और उसी को कहते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है। और जिसके 4 लिम्स भी होते हैं, यहाँ पर देखो 4 लिम्स होते हैं। तो लिम्स में क्या क्या आते हैं पता है, हाथ और पैर जिसके होते हैं, और पक्षियों में विंग्स होते हैं, तो उसको भी कहते हैं क्या, लिम्स कहते हैं, ठीक। अब वो कह रहा है कि या तो उसके पास हो और फिर उसके पूर्वजों का वैसा हुआ हो, जिसे वो मॉडिफाई होकर के भी कोई और रूप ले लिया हो। तो कह रहा है कि जिसके 4 लिम्स हो, मतलब हाथ और पैर दोनों मिला करके जिसके 4 होते हैं, तो उसको कहा जाता है टेट्रापॉड, ठीक है। या फिर 4 विंग्स हो, विंग्स और पैर को भी मिला करके जिसके 4 हों, जैसे पक्षियों के 2 पैर होते हैं और 2 पंख भी होते हैं, तो 4 हो गए, तो उस तरीके से वो टेट्रापॉड कहलाएगा, है ना। लेकिन क्वाड्रप्ट जो है वो बस एनिमल के लिए पूछा गया कि वैसा एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं, सिर्फ हाथ वगैरह की बात नहीं बोला, पंख की बात नहीं बोला है ना। तो ये आपको समझने थे, तो यहाँ पर आप समझ गए, ठीक है। अब ज़रा देखो, लिम्ब तो समझ गए कि जैसे लिम्ब है, लिम्ब में मैं एक मतलब एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिम्ब की बात है, जहाँ तक मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के क्या है, 2 हाथ होते हैं और 2 क्या होते हैं, पैर होते हैं, है ना। तो दोनों मिलाकर के 4 हुए। तो अगर हमें किसी के अंदर रहना होगा तो हमें टेट्रापॉड के अंदर रहना होगा, ना कि क्वाड्रप्ट के अंदर, है ना। हम तो जानवर हैं नहीं, हैं हम भी जानवर, सोशल एनिमल कहा जाता है ह्यूमन बीइंग को, पता है ना। लेकिन एनिमल यहाँ पर दूसरे सेंस में पूछा, जो प्योर एनिमल हो, पशु हो, है ना। तो इसमें फ़र्क समझना होगा आपको। तो गलती से भी यहाँ पर मिस्टेक मत करना एग्जाम में। क्वाड्रप्ट का मतलब होता है 4 फुटेड एनिमल, और टेट्रापॉड का मतलब होता है उसमें बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर आ सकते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग भले ही नहीं आए, बस मैं एग्जांपल के लिए आपको बताया कि हाथ को भी लगा करके अगर 4 हो जाते हैं तो भी उसको कहेंगे क्या, टेट्रापॉड, है ना। और फिर विंग्स को भी लगा करके 4 हो जाते हैं तो भी कहेंगे क्या, टेट्रापॉड, जिसके लिम्स के मतलब में समझा दिया, है ना। अब ज़रा देखो, यहाँ पर एक वर्ड आपको क्या पकड़ने, पॉलीपिड, है ना। पॉलीपिड का मतलब क्या होता है, तो पॉलीपिड का भी मतलब होता है जिसके बहुत सारे पैर हों, है ना, बहुत सारे। जैसे अपने पॉलीपिड के बारे में कुछ ऐसे बिच्छू टाइप के या फिर कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते जिसके बहुत सारे क्या होते हैं, पैर होते हैं, है ना, सैकड़ों की संख्या में होते हैं, तो उसको कहेंगे पॉलीपिड। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि पीड एक जो वर्ड है ना, पीड जो वर्ड है उसका मतलब भी बता दिया था जब आया था, पेडेस्ट्रियन वाला वर्ड, है ना। तो पिछले क्लास में आया था शायद, तो वहाँ पर पेडे वर्ड आपको देखना है, तो उसका मतलब फीट होता है, ये आप लोग जानते हो, फीट या फुट जो भी बोलो। अब ज़रा देखने वाली बात क्या है, एक चीज़ और इसमें, पॉलीपिड, है ना, ये देख लिए, डबल पेड का वैसा कोई मीनिंग होता नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड आया था पॉड, तो देखो पॉड से आप लोग कम से कम एक वर्ड तो ज़रूर सुने होंगे, ट्राईपॉड, है ना।
ट्राइपॉड जिस पे मोबाइल वगैरह लेकर के वीडियो शूट करते हैं, है ना। अब फिर जो इंजीनियर होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, उस पर बड़े बड़े मशीन को बिठा करके क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मेजरमेंट वगैरह जो लेते हैं, तो उसको भी ट्राइपॉड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर 3 पैर लगे होते हैं ऐसे करके, है ना। और ऐसे होता है खास करके, ऐसा कुछ होता है ना, 3 यहाँ पर मशीन लगा होता है ऐसे करके, है ना। तो ये जो 3 पैर वाला होता है उसको ट्राइपॉड कहते हैं। तो समझ गए कि पीड और पॉड का क्या मतलब होता है। और यहाँ पर डबल पेड का कोई खास मीनिंग है नहीं, तो क्या बताना। तो समझ गए कि अ 4 फुटेड एनिमल हो तो वो क्वाड्रप्ट होगा। और अगर टेट्रापॉड के बारे में दिया है, वो विंग्स वगैरह हाथ वगैरह मिला करके जो होता है उसको कहते हैं टेट्रापॉड, है ना। उसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, पक्षी भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देख लो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 44 नंबर में दिया है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबोलिशन ऑफ वॉर। ये वर्ड पहले भी आ चुका है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ज़रा देखो क्या है यहाँ पर जो एक वर्ड है, देखो ये दोनों वर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले देख लो इसको, फैसिस्ट। फैसिस्ट का मतलब होता है क्या है, तो यहाँ पर फैसिस्ट का मतलब जिसको कहते हैं तानाशाही, है ना। तानाशाही जिसको कहते हैं उसको कहते हैं क्या, फैसिस्ट कहते हैं। या फिर तानाशाही के समर्थकों को भी फैसिस्ट कहेंगे, है ना। नाजी फांसी आप लोग फैसिस्ट पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो जैसे हिटलर और मुसोलिनी वगैरह के बारे में पढ़े होंगे तो पता होगा। तो उन्हीं को कहते हैं फैसिस्ट, जो क्या होता है कि जो समर्थक होते हैं किसके, तानाशाह के, है ना। अब यहाँ पर पैसिफिस्ट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या है कि जो वॉर के अगेंस्ट हो, है ना, जो उसके अबोलिशन पे विश्वास करे। अबोलिशन का मतलब होता है समाप्ति, है ना, और फिर उसका अंत करना। तो युद्ध के अंत के बारे में जिसको जो उस पर बिलीव करे वैसे लोगों को पैसिफिस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर पैसिफिस्ट होगा। और जिसको शांतिवादी कहेंगे ना, युद्ध विरोधी कहेंगे। तो ये तो आप लोग समझ गए। अब ज़रा देखो यहाँ पर दिया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, है ना। इसके बारे में ज़रा देख लो एक बार। तो दोनों होता क्या है, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, है ना। और यहाँ पर आपका दिया है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी समझते होंगे जहाँ पर खास करके चाइना में है। तो सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी होता है, कम्युनिस्ट का मतलब साम्यवादी होता है अगर प्योर हिंदी में कहा जाए तो दोनों में फ़र्क क्या है ये ज़रा देखने की कोशिश करना। मैं एक सेंटेंस में बोलने की कोशिश करूँगा जो मेन इसके बीच डिफरेंस होता है। तो ज़रा देखो इसमें क्या होता है, जो समाजवादी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि मतलब सोशलिस्ट लोग कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सबको इक्वल मिलना चाहिए, बिना जाति का, बिना भेदभाव का, है ना। बिना भेदभाव का सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ये कहता है कौन, सोशलिस्ट। लेकिन कम्युनिस्ट जो होता है वो क्या कहता है ज़रा समझना, ये कहता है कि अगर किसी की निजी संपत्ति भी है, कुछ भी प्रॉपर्टी है, तो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, है ना। तो कोई बड़ा छोटा नहीं रहना चाहिए समाज में। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं उसको, कार्ल मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वो जो थियरी दिए हैं तो वो सोचते थे कि कम्युनिस्ट होना है एक बार पूरे वर्ल्ड में, ऐसा वो मानते थे। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के बारे में आपने जान गया, है ना, शॉर्ट में। बहुत ज़्यादा डिटेल अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ने हैं। तो आप समझ गए कि इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा पैसिफिस्ट। ये देख लेना एक बारी पढ़ करके। अब ज़रा देखो नेक्स्ट है 45 नंबर। ये बोला है कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। जब हम कांस्टेंट एफर्ट्स लगाते हैं, प्रयास करते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, तो वो पेशेंस कहलाता है। नहीं, पेशेंस का मतलब होता है क्या, पेशेंस का मतलब होता है जिसको कहते हैं धैर्य होना, सब्र होना किसी चीज़ के लिए। लेकिन आप इसमें एफर्ट नहीं लगा रहे होते हो, अगर कांस्टेंट एफर्ट लगा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका परसिवरेंस, है ना। परसिवरेंस इसका क्या है, आंसर है। तो परसिवरेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज। अगर आपके पास विषम परिस्थिति भी है, उसके बावजूद भी अगर आप क्या करते हो कि कांस्टेंट एफर्ट लगाते रहते हो अपने एम को पाने के लिए, तब उस चीज़ को कहते हैं परसिवरेंस। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसका हिंदी होता है लगन, है ना। लगनता बोल सकते हो कि लगन के साथ पढ़ाई करता है। धैर्यता बोल सकते हो, दृढ़ता बोल सकते हो, है ना, दृढ़ होकर के, अटल होकर के। तो ये कहलाता है परसिवरेंस, है ना। हिंदी में अगर नोट्स बना रहे हो तो लिखना दृढ़ता, लगनता, है ना, ये लिख सकते हो। यहाँ पर है विगर। विगर का मतलब क्या होता है, विगर का मतलब जोश होता है ना, ताकत होता है, इसका मतलब जोश कह सकते हो। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब एफर्ट होता है, प्रयास होता है ना। तो यहाँ पर परसिवरेंस इसका आंसर था। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है 46 नंबर में, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। जो लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नुमिस्मैटिस्ट, है ना। इसका आंसर होगा नुमिस्मैटिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट आप किसको कहते हो,
ये कहते हो पुरातत्वविद, है ना। अगर हिंदी में बोला जाए पुरातत्वविद होता है, तो इसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु स्टडीज कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। जहाँ पर खुदाई होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी रिमेन्स पाए जाते हैं, रिमेन्स मतलब जो पुराने ज़माने की चीज़ दबे हुए वहाँ पर मिलते हैं, तो उसका अध्ययन जो लोग करते हैं उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। और वो पता करते हैं कल्चर के बारे में, उस पास्ट के कल्चर के बारे में, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब पुरातत्वविद कहते हैं हिंदी में। अब ज़रा देख लो नेक्स्ट क्या आपका फिलाटेलिस्ट। एक बात मैं बताऊं, ये वर्ड जब भी पूछा है ना, किसी भी एग्जाम में जब भी पूछा है, तो ध्यान देना एक चीज़ को, ये चारों ऑप्शन रहते हैं, मतलब ये कट कॉपी पेस्ट वाला सवाल हो जाता है। वो एग्ज़ाम में यही चारों ऑप्शन देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। याद करते वक्त क्या होता है कि मतलब लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें, इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से इसको याद कर लेना। जो लोग बहुत बारी पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है वो तो याद कर ही लिए होंगे, लेकिन नए लोगों के लिए डिफ़िकल्टी होती है इसमें। यहाँ पर है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी पुराने ज़माने में खास करके ऐसे होते थे कि डाक टिकट को क्या करते थे, इकट्ठे करते थे। जैसे आपने कभी गया होगा इसमें पोस्ट ऑफिस में, है ना, तो उसमें क्या करते हो आप, लेटर सेंड करते हो तो वहाँ पर एक डाक टिकट होता है जिसको उस पर चिपकाया जाता है, उसमें बड़े बड़े महापुरुष के फ़ोटो लगे होते हैं। तो काफ़ी लोग इसको हॉबी बना करके रखते थे पहले कि मुझे क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है, उसके बारे में अध्ययन करते थे कौन व्यक्ति है क्या है, तो एक तरह का हॉबी में भी लेते थे लोग। तो फिलाटेलिस्ट जो वैसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टैम्प कलेक्ट करने वाले को कहते हैं फिलाटेलिस्ट, डाक टिकट को कलेक्ट करने वाले। ये है आपका। नेक्स्ट है कॉनस्योर। कॉनस्योर का मतलब होता है विशेषज्ञ व्यक्ति, माहिर व्यक्ति, किसी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विशेषज्ञता रखते हैं अगर, और बहुत ज़्यादा माहिर हैं तो उसको कॉनस्योर कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए। वन हु कलेक्ट्स कॉइन क्या कहलाता है, नुमिस्मैटिस्ट। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है आपका 47वें नंबर में, अ पर्सन ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। मतलब ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउ हो फंक्शन करने का, है ना, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है क्या कह सकते हो इसको, देखो यहाँ पर दिया है ओलिगार्की का मतलब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। मतलब छोटे ग्रुप के कुछ लोग होते हैं जो पूरे गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं। मात्र मतलब पूरे देश अगर इंडिया है उसमें कुछ ऐसे ही लोग हैं, 10-12 लोग ही हैं जो क्या करें, पूरा इंडिया पे कब्जा कर ले और कहें कि मैं ही चलाऊंगा, हम ही लोग मतलब चलाने वाले हैं इस पूरे कंट्री को। तो वो जो स्मॉल ग्रुप के व्यक्ति जो होते हैं गवर्नमेंट को चलाते हैं तो उसको कहते हैं क्या, ओलिगार्की, है ना। अब जरा देखो यहाँ पर है डिक्टेटरशिप। तो इसको पढ़ के लोग सोचेंगे कि डिक्टेटरशिप के बारे में तो नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ये वन पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति। जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर जाते हो तो क्या होता है, नॉर्थ इंडिया बोल रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया, है ना। नॉर्थ कोरिया में क्या है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, चाइना में भी है ना। वो लोग अपने आप को कम्युनिस्ट मानते हैं, जबकि कम्युनिस्ट के डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो रियल में ऐसा कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पर कम्युनिस्ट हो। लेकिन वे लोग, चाइना और नॉर्थ कोरिया वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कम्युनिस्ट हैं, है ना। लेकिन असल में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है डेफिनेशन के हिसाब से कि कोई क्या हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, है ना। तो डिक्टेटरशिप का मतलब भी समझिए कि कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति होता है जो क्या करता है, तानाशाही दिखाता है। तो तानाशाही होता है इसका मीनिंग डिक्टेटरशिप का, ठीक है। लेकिन यहाँ वन पॉलिटिकल पार्टी बोला है तो वो हो जाता है यहाँ पर क्या है, टोटलिटेरियनिज्म। देखना ध्यान से, थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टिंग है थोड़ा सा, यहाँ टोटलिटेरियनिज्म, है ना। तो इसी को कहते हैं, ठीक है। कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म, कौन सा सिस्टम जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउड हो शासन करने का। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है क्या, तो इसको कहेंगे अगर हिंदी में प्योर तो धर्म तंत्र कहेंगे, है ना। थियोक्रेसी का मतलब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर्स, है ना। धार्मिक गुरु जो होते हैं, लीडर्स होते हैं, वही चलाते हैं पूरे कंट्री को, तो वो कहलाते हैं थियोक्रेसी। समझ गए। तो इसका आंसर क्या है आपका, टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। नेक्स्ट देखो 48 नंबर क्या बोला है, यहाँ बोला कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बोल रहा है और उसके कस्टम्स का क्या अर्थ होता है, तो कस्टम का मतलब होता है प्रथा, है ना। और हैबिट्स का मतलब आदतें। तो कोई प्रथाएं और आदतें जो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ही देखे जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको असल में मोर्स कहते हैं। देख लो ये मोर नहीं है, मोर की में भी एस लगा हुआ है, तो उसको मोर्स कहते हैं, ध्यान देना इस चीज़ को। अब ज़रा देखो
अब इसको हिंदी में कह सकते हो रीति रिवाज, है ना, रीति रिवाज ही कहोगे इसको। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेडिशन, तो ट्रेडिशन का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है परंपरा, है ना, जो लंबे समय से चलते आए हो। तो ये इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको लगेगा दोनों ही रीति रिवाज हैं, तो कैसे मतलब कन्फ्यूजन से बचा जाए। तो ध्यान देना, ये कस्टम्स और हैबिट्स की सिर्फ बातें करता है मोर्स, लेकिन ट्रेडिशन में एक कैचिंग वर्ड होता है फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। जैसे यहाँ पर देख लो, ट्रेडिशन में एक वर्ड दिया होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम दिया है ना, तो अगर फॉर ए लॉन्ग टाइम से दिया हुआ है तो ये ट्रेडिशन होगा। जो बहुत लंबे समय से हमारे समाज में कोई प्रथाएं चली आ रही हैं तो उसको ट्रेडिशन कहेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हो, परंपरा, है ना। यहाँ पर राइट्स, तो राइट्स का मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है धार्मिक उत्सव। तो इस वर्ड में जो कैचिंग वर्ड होता है वो होता है सेरेमनी, ठीक है, उत्सव होता है वहाँ पे। और यहाँ पर रिचुअल है 4th नंबर में, तो रिचुअल का क्या मतलब होता है, यहाँ क्या दिया है, रिचुअल का मतलब धार्मिक उत्सव भी बोल सकते हो, धार्मिक संस्कार भी बोल सकते हो। तो सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आर ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द सेम वे एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। देख लो, सेरेमनी यहाँ भी है, सेरेमनी यहाँ भी है। तो रिचुअल और राइट्स दोनों लगभग समान होते हैं, लेकिन सेम मीनिंग में मोर्स भी होता है। लेकिन कैचिंग वर्ड यहाँ पर क्या है, यहाँ सेरेमनी वर्ड दिया रहेगा और यहाँ पर सिर्फ दिया था कस्टम्स एंड हैबिट्स, ठीक है। तो कस्टम्स एंड हैबिट्स हो तो मोर्स लगाना, अगर सेलिब्रेशन से रिलेटेड दे, सेरेमनी से रिलेटेड, खास करके रिलीजियस सेरेमनी, यहाँ देख लो दोनों में रिलीजियस पर्पस है, राइट्स एंड रिचुअल में, तो वहाँ पर राइट्स और फिर रिचुअल होगा। ट्रेडिशन में एक कैचिंग वर्ड है कि लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है ये आपको समझना था। बाकी चारों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मीनिंग में मिलता जुलता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कैसे इसका आंसर होगा ये आप समझ गए। अब जरा बात करते हैं 49th नंबर, यहाँ पर है अ बॉडी ऑफ पर्सन्स। देखो, आप कहोगे सर इतने सारे वर्ड्स कैसे याद रहेंगे और इतने बारीकी से कैसे याद करूँगा, तो देखो इसके कुछ वैसे आपको ज़रूरी नहीं कि हर एक वर्ड के बारे में इतना डीपली अध्ययन करना है, लेकिन अगर ये पूछा जा चुका है, अगर पूछा जा चुका है अभी आप पढ़ रहे हो तो क्यों ना इसको याद कर लो, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में यही सारे ऑप्शन को डाल दिया जाए। कई बार तो रिपीट भी तो होते हैं क्वेश्चन, और रिपीट ही क्या, कई बार क्या करते हैं कि दूसरे एग्जाम वाले अब कोई जरूरी नहीं कि एसएससी के एग्जाम में पूछा जाए, वो सीधा कट कॉपी पेस्ट करेंगे डायरेक्टली, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, तो इसलिए इसको याद करना जरूरी हो जाता है। वरना अगर हर एक वर्ड के बारे में आप उतना डीपली अध्ययन करोगे तो फिर आप राइटर ही बनोगे बड़ा सा, ठीक है। उतना जरूरी नहीं आपको एग्जाम निकालने हैं, तो इस वर्ड को ख्याल रखना, पिछले वर्ड को। अब देखो यहाँ पर दिया अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। देखो ट्रायल्स जो होते हैं खास करके कोर्ट वगैरह में, तो इसमें क्या पूछा है, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स, बॉडी का मतलब समझते हो, यहाँ पर शरीर वाले बॉडी के बारे में नहीं बता रहे, यहाँ पर बॉडी कोई समिति हो, है ना, जिसे कुछ पर्सन्स के समिति बने होते हैं, सभा बने होते हैं, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं क्या करने के लिए, एविडेंस, गवाह सुनने के लिए और अपना वर्डिक्ट सुनाने के लिए। वर्डिक्ट का मतलब क्या कहते हैं उसको, निर्णय सुनाने के लिए, है ना। तो उस बॉडी को क्या कहते हैं, उस बॉडी का मतलब उस समिति को क्या कहते हैं, उस सभा को क्या कहते हैं, तो उसको एसोसिएशन कहते हैं। तो एसोसिएशन का मतलब भी आपको लग रहा होगा कि इसी टाइप का कुछ है ना। तो एसोसिएशन का मतलब जो होता है ये होता है आपका संघ। तो आपको लग रहा होगा संघ होगा, नहीं जी, संघ तो इस सेंस में है, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स के सेंस में, लेकिन एविडेंस को सुनने और अपना निर्णय सुनाने के सेंस में नहीं है। तो जो एविडेंस को सुनते हैं, जो अपना वर्डिक्ट बताते हैं, तो वो सबको कहते हैं ज्यूरी, है ना। तो ज्यूरी इसका आंसर होगा। एसोसिएशन का मतलब कोई भी संघ हो सकता है, काउंसिल का मतलब कोई भी समिति हो सकता है, कोई भी परिषद हो सकता है ना। बार, यहाँ पर बार है, तो बार का मतलब भी क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाओगे। बार कहते हैं किसको, द प्रोफेशन ऑफ अ बैरिस्टर, बैरिस्टर का मतलब वकील होता है, अ लॉयर इन ए हाई कोर्ट, है ना। तो बैरिस्टर और फिर लॉयर का जो प्रोफेशन होता है उसको कहते हैं बार। तो बार का मतलब अगर हिंदी में पूछा जाए तो वकालत, वकालत का इंग्लिश जो है वो कहा जाता है बार, ठीक है। तो समझिए क्या किसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर ज्यूरी होता है, ए बॉडी ऑफ पर्सन्स भी होते हैं, एविडेंस सुनते भी हैं और अपना वर्डिक्ट सुनाते भी हैं, मतलब अपना निर्णय बताते भी हैं। अब जरा देखो नेक्स्ट दिया है यहाँ पर इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन। कितने बार मैं बता चुका हूँ इस वर्ड को समझना, इनडिफरेंस। यहाँ पर इनडिफरेंट एक वर्ड है, मतलब ऐसा व्यक्ति को इनडिफरेंट पर्सन कहते हैं जो ना ही उसको सुख में और ना ही उसको दुख में पता चलता है, मतलब बिल्कुल ही क्या है, वो बिल्कुल संयमी पर्सन है एक तरह से कह सकते हो, लेकिन निगेटिव सेंस में भी होता है। कई बार संयमी तो होते हैं लेकिन निगेटिव सेंस में, जैसे कि मान लीजिए कोई रास्ते से जा रहा है, गिर गया कोई व्यक्ति, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अरे छोड़ यार गिरने दो, अपने रास्ते में चलो, है ना। तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं इनडिफरेंट, और फिर स्टोइक पर्सन कहते हैं उसको, है ना, स्टोइक भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर आपका, स्टोइसिज्म,
ठीक है। तो स्टोइसिज्म इसका आंसर होगा, जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लेजर और पेन का। यहाँ पर है परसिवरेंस, अभी भी आ चुका परसिवरेंस वर्ड, जिसको लगन बोलते हैं, धैर्यता बोलते हैं, है ना, अटलता बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं। परसिवरेंस जो अपने एम को अचीव करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, यही चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, परसिवरेंस रखो, है ना, कंटिन्यूटी मेंटेन रखो। तो परसिवरेंस का मतलब समझ गए, मतलब विषम परिस्थिति में आपको अपने लक्ष्य के प्रति कुछ ना कुछ काम करते जाना है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो आप डेली अपने आप को कैसे आंकते हो, रात में सोने से पहले डायरी मेंटेन करो, या फिर खुद से बातें किया करो और चेक करो खुद को कि आज मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना वर्क किया, दिन भर में 24 घंटे में कितना वर्क किया, है ना। तो अगर लगातार पूछोगे ना, मौन रह करके, एकदम अपने आप से बातें कर करके, तो आपको अंदर से एक जवाब मिला करेगा हमेशा, है ना। तो इस चीज़ को मेंटेन करना, अपने परसिवरेंस को, कंटिन्यूटी को, ठीक है। तो बहुत आगे जाओगे आप लोग। तो समझ गए, इसका आंसर तो स्टोइसिज्म था। परसिवरेंस का मतलब समझ गए। टॉलरेंस का मतलब भी होता है धैर्य, धैर्य नहीं बोल सकते इसको, अगर प्योर हिंदी में कहें सहनशीलता बोल सकते हैं, है ना, जो सहन करने के लायक हो तो उसको टॉलरेंस कहते हैं। रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से कह सकते हो मौन रहना, है ना। मौन मतलब बहुत कम शब्दों में बोलना, फिर ना के बराबर बोलना, रेटिसेंस कहलाता है, ठीक है। अब ज़रा देखो आगे है कुछ ऐसा, यहाँ पर रेटिसेंस दिया हुआ है। द ट्रेट ऑफ बीइंग अनकम्युनिकेटिव, मतलब जो ऐसे, ट्रेट का मतलब क्या होता है, ट्रेट का मतलब होता है विशेषता, है ना, लक्षण जिसको बोलते हैं, किसी की खासियत। तो किसी की ऐसी खासियत होती है कि वो क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाते, नहीं करते, है ना, तो वो कहेंगे कि वो बिल्कुल रेटिसेंस अवस्था में है, अभी मौन की अवस्था में है। तो समझ गए यहाँ तक, और अभी 50 तक हो चुका है। जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ना माइक था मेरे पास, जब भी मैं लिखता तो आवाज़ खड़खड़ खड़खड़ करके आता, तो मुझे लगता था कि ठीक है। तो अब बनाऊंगा धीरे धीरे सब वीडियो, ग्रामर की भी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो। आप लोग देख रहे होगे, देखो टेंस में क्या तकलीफ़ है लोगों की, एक मैं चर्चा करना चाहता हूँ। फर्स्ट पार्ट को ही डिसाइड कर लिया उन्होंने देख करके कि मुझे आगे नहीं समझ में आने वाला। फर्स्ट पार्ट टेंस का जो है उसमें लोग देखे तो वो समझते हैं कि सर ने कहीं फार्मूला बताया नहीं कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। इस तरीके के जो टीचर से वो पढ़ के आए हैं ना, तो वो हमसे यही अपेक्षा कर रहे हैं कि सर ऐसा कब पढ़ाएंगे, सर ऐसा क्यों नहीं पढ़ाए, है ना। आ तो सर गलत पढ़ा रहे हैं, आ तो सर की पढ़ाई हुई बातें मुझे समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ करके आया हूँ पहले से। और मैं बता दूँ, टेंस में अगर फार्मूला रट्टा मारते रहोगे ना, कभी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। फार्मूला से आप क्या करोगे, सेंटेंस को स्ट्रक्चर दे पाओगे, ट्रांसलेट कर पाओगे, आप ट्रांसलेशन के थ्रू स्पोकन सीख जाओगे, लेकिन ज़िंदगी में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे आप अगर इस तरीके से पढ़े तो। मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, उसके साथ साथ कितने सारे एग्जांपल्स को लिया हूँ। ज़रा आप आगे की वीडियो देखो, फर्स्ट वीडियो देख करके आपको डिसाइड नहीं करना है कि मुझे समझ में नहीं आने वाला, है ना, ऐसा मत डिसाइड करना। अब देखते जाओ आगे आगे, कितना इंटरेस्टिंग सब चैप्टर है ये, है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कन्फ्यूजिंग भी, लेकिन मैं इतने सारे एग्जाम्पल बताया हूँ कि आप दोबारा भूलोगे भी नहीं, है ना। और आपको बाद में प्रैक्टिस भी करने हैं, इस प्रैक्टिस बैच में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने, सेम जितना भी सेंटेंस मैं बता चुका हूँ ना एग्जांपल्स में, उसको भी इंक्लूड करने वाला हूँ टेस्ट में। तो इतने बार प्रैक्टिस करवाने का मेरा इरादा है कि दोबारा भूलोगे नहीं, ठीक है। और बहुत हाई लेवल का मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे हैं मतलब इंग्लिश के क्षेत्र में बिल्कुल ABCD से सीखना चाहते हैं, तो टेंस पार्ट को एटलीस्ट नहीं देखना, है ना। इसके पहले आपको अंग्रेजी के प्रति आस्था जगाना होगा कि मुझे अंग्रेजी सीखने हैं, या फिर अंग्रेजी में थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे। वरना आप डायरेक्टली टेंस पे आओगे ना, और कभी नहीं पढ़े हो, या फिर आपके दिमाग में बैठ गया है कि मुझे नहीं समझ में आने वाला इंग्लिश या फिर टेंस, तो आप कभी नहीं समझोगे मेरे वीडियोज़ को। कॉन्फिडेंस बना करके आना मेरे वीडियो देखने, क्योंकि शुरू में फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो तक आपको लग सकता है, सेकेंड में डायरेक्टली मैं बता दिया हूँ मूड्स, जो काफ़ी ऑलरेडी लोगों को टफ़ लगता है। इसलिए टफ़ लगता है क्योंकि मूड्स चैप्टर को ना टीचर पढ़ाते हैं, ना वो कभी अपने बुक में नज़र आता है उसको, है ना। मोस्टली बुक में मूड्स नहीं दिया रहता, तो लोग कन्फ्यूज रहते हैं, जबकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है टेंस से, है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है टेंस और मूड्स के बीच। इसलिए मैं सेकेंड पार्ट में ही मूड्स को पढ़ाया हूँ। जो तो क्या करते हैं लोग, पहले से नहीं पढ़े होते तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं कुछ सर ऐसा बताएं जो मैं ऑलरेडी पढ़ के आया हूँ। तो अगर ऐसा एक्सपेक्ट करके पढ़ोगे ना, तो आप टेंस नहीं कर पाओगे अच्छे से। और टेंस समझ लो, टेंस नहीं किए तो आप पूरे एग्जाम में देख लेना टेंस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होते हैं, खास करके मेंस के एग्जाम में। प्री में अगर नहीं भी पूछा जाए तो कोई बात नहीं, आप प्री क्लियर कर लोगे। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, प्री क्लियर करने के बाद उनके अंदर ईगो आ जाता है, मैं तो बहुत जानता हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा कुछ जान गया हूँ। तो इस तरीके का जो शूडो ईगो होता है ना, मतलब फॉल्स ईगो जो बैठ जाता है, वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है।
है ना। कभी भी अपने आप को ज्ञानवान मत समझना, मतलब प्री निकाल लिए तो बहुत कुछ जान गया, है ना, और मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं मेंस भी निकाल लूँगा बिना पढ़े, प्रैक्टिस कर लूँगा, कुछ बार मॉक लगा लूँगा और हो जाएगा। भाई आप बहुत बड़े भ्रम में हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे और एक सिलेबस के एक चैप्टर को बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। इंग्लिश में भी मैं देखा हूँ लोगों को 200 में 200 टिक लगा करके आते हैं इंग्लिश में, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है 110 मार्क्स आ रहे हैं, 112 मार्क्स आ रहे हैं। ये भ्रम है उनका। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको आएगा एग्जाम में, क्योंकि लगेगा अरे इतना छोटा सेंटेंस, लेकिन आपको पता नहीं होता उस छोटे सेंटेंस में कितना बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा होता है। और वो यही सारे चैप्टर से देते हैं, मूड से देते हैं, कंडीशनल से देते हैं, टेंस से दे देते हैं। तो आप फंस जाते हो उस टाइम। और खास करके क्लोज टेस्ट वगैरह ज़्यादा इसलिए गलती होता है क्योंकि लोग कॉन्सेप्ट को नहीं जानते टेंस के। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट वीडियो देख करके आपको डिसाइड ये नहीं कर लेना है कि मुझे आगे नहीं देखना है। आप आगे देखते जाओ, अब पेशेंस रख करके देखते जाओ, देखना कितना मज़ा आने वाला है आगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बातें हो गई आज, तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।